अच्छा जनाब, तो ये है आपका सेकंड संडे टेस्ट। इस जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसमें ये सेकंड संडे टेस्ट है। क्वेश्चन 82 है, कहता है कि इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम विल बी। का मतलब ये है कि एक एटम में 4 कंप्लीट शेल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो क्वेश्चन 82 में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है 2n², लेकिन ये चौथा शेल नहीं कह रहा, 4 शेल्स हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1² पहले शेल में हो गए, 2² इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, 3² तीसरे में हो गए और 4² चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल के 2 है, सेकंड के 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 2s are 18 और इस तरह 4 4s are 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 32। ये टोटल के 60 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 4 शेल में 60 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर वो सिर्फ चौथे का कहे तो 32 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह ये भी मेंटली तैयार रहें कि पहले 2 शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द फर्स्ट 2 शेल ऑफ एन एटम, या फिर फर्स्ट 3 शेल में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वो नंबर हैं कि जिसके साथ आप अपने आप को फिक्स कर लें। तो ये है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द एफ सब शेल। तो यहाँ पे आपको शेल का पता हो, सब शेल का भी पता हो और फिर ऑर्बिटल। अगर एफ ऑर्बिटल कहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, एफ सब शेल कहेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल कहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और अगर डी सब शेल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल तो 6 इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और एस सब शेल में भी 2 ही आते हैं। आगे जाइए, तो यहां पे होगा सी ऑप्शन है 83 में। 84 में कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 3। थर्ड शेल में कितने होंगे। तो थर्ड शेल में आप देख रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ये वो चीजें हैं जो कि आप ऊपर से देख लेते हैं, जरा इनमें उतर के वाज़ेह तौर पे इनको क्लियर कर लें ताकि पेपर में फिर आपको ये मसला ना हो। बिकॉज अक्सर मैंने देखा है कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं पर ईयर कि स्टूडेंट को वो आ रहे होते हैं लेकिन वो अपनी इग्नोरेंस की वजह से उनको गलत कर देता है। अच्छा 84 में तो ये आएगा सी ऑप्शन है। 85 में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल एंड द 5th एनर्जी लेवल। अब जरा चंद फार्मूले याद रखें कि n जो है ये नंबर ऑफ शेल्स को जाहिर करता है। अब देखिएगा इसे कि अगर n ले लेंगे तो फिर ये नंबर ऑफ सब शेल्स, लेकिन प्लीज एटम में नहीं, नंबर ऑफ सब शेल n शेल। क्या मतलब इसका यह है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो एक ही सब शेल है और वो 1s कहलाएगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 सब शेल है, एक है 2s और एक है 2p। इसी तरह n की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 सब शेल है, 3s है तीसरे शेल का s, 3p है तीसरे शेल का p और 3d होगा। तो याद रखें कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल इन दी nth शेल। 5वें शेल में 5 सब शेल्स है, 5s 5p 5d 5f 5g। ये क्लियर है सबको। अच्छा तो अब आप क्लियर कर लेते टोटल नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल या सब शेल एक ही चीज है। एंड द 5th शेल तो कितने होंगे, 5 होंगे। तो 85 में आंसर है सी। 86 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द 5th एनर्जी लेवल इज। बिल्कुल सही है। इधर देखें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं। अब अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को 2 पे डिवाइड कर लें तो ऑर्बिटल आएंगे, बिकॉज ये जो 2 है ना दिस इज एक्चुअली फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये n² के बराबर है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो फिर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2n² आएगा, तो ऑर्बिटल n² के बराबर है। अब n5 है तो 5 5s are 25 ऑर्बिटल्स होंगे। सो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। n नंबर ऑफ शेल्स,
n is equal to number of subshell in the n shell, n square is equal to number of orbital in the n square, 2n square is equal to number of electron in the n shell. सही है? और अगर 2-3 शेल हैं तो फिर इस तरह का फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल इज 25. तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 9. दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल है, एक 2s है और p के 3 है, 2px, 2py, 2pz. आगे जाइए. तो 86 में ये है बी ऑप्शन. 87 मैं कहता है कि द एजिम्यूटल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0, 0, 1, 2. 0 जाहिर करता है S को, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि ये किस शेल का S है, 1s है, 2s है, 3s है, तो ये S को जाहिर करता है. A ऑप्शन है. 88 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर N, L, M और MS दे आर पॉसिबल एक्सेप्ट. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसका जरा तरीका आप सीख ले. क्वेश्चन याद ना करें, तरीका सीख ले. कल को कुछ और क्वांटम नंबर वो दे देगा, तो आपने तरीका ये इख्तियार करना है. यानी ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मुश्किल क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर पॉसिबल एक्सेप्ट. तो आपने ये करना है कि जो n की वैल्यू होगी उसको L के साथ देखें. L हमेशा n से कम होगा. अगर n 3 है तो L 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है. तो आपने सिर्फ ये देखना है, 3 नहीं हो सकता, बिकॉज n तो L बराबर होते हैं n-1 के. जब ये दोनों ठीक हों ABC में, तो फिर आप m को देखें. m हमेशा L के मुताबिक होगा. जैसे कि ये देखिएगा, ये कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर दे आर पॉसिबल एक्सेप्ट. तो A जो है वो पॉसिबल है बिकॉज 3, 1, 0. B पॉसिबल है 3, 1 और फिर +1 है. C पॉसिबल है कि 3 है, फिर 2 है, फिर -1 है. सही है. D पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसमें ये कहता है कि ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये नहीं हो सकता. 3, 0, 1, 2 हो सकता है, तो D ऑप्शन होगा. 89 मैं कहता है कि विच ऑर्बिटल हैज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3 एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ 2. जरा देखें यहाँ पे इस चीज में कि काफी सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं. फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि 3D है, इसके लिए n प्लस L कितना है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं. लाइक 3 है और फिर D के लिए SPG 0, 1, 2, तो ये होगा n प्लस L वैल्यू, इसके लिए 5 आ जाती है. अब यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजिम्यूटल क्वांटम नंबर 2 है, तो ये 3 है और ये 2 है, यानी 0, 1, 2. तो SPD की बात हो रही है. 3 तो ये एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NL होती है, तो ये 3 है और D, तो आपके पास ये D के लिए L की वैल्यू 2 आती है, तो ये 3D है. 8 में सेकंड ऑप्शन है. अच्छा जी. 3D. 90 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट अलाउड. A जो है दैट इज नॉट अलाउड. (91) 91 में कहता है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अलाउड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ n3. तो ये कितने होंगे? 9 होंगे. अब आपसे इसमें कोई गलती नहीं होगी. A ऑप्शन. 92 में देखिएगा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. डीजेनरेट का मतलब है कि जिनकी एनर्जी सेम हो. याद रखिएगा कि एक सब शेल में आने वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है. लाइक फॉर एग्जांपल 1s है और ये एनर्जी बढ़ रही है, फिर आपके पास 2s है, फिर 2px, 2py, 2pz, इनकी एनर्जी सेम है, तो ये जो 2p के ऑर्बिटल है दे आर डीजेनरेट. 2p इसके बाद फिर 3s आता है. ठीक है जी. और इस तरह आप करते जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर वो भी डीजेनरेट हैं. ठीक है जी. और फिर 4s है और फिर 4 नेक्स्ट 3d है, तो 5 ऑर्बिटल हैं और वो डीजेनरेट होते हैं बिफोर बॉन्डिंग.
तो 3d ऑर्बिटल्स हैं। 11 में ए ऑप्शन करेक्ट है और डी गलत इसलिए है कि 2d नहीं होता, याद रखें, दूसरे शेल में डी नहीं होते। इसी तरह अगर कहीं पे 3f आ गया तो 3f नहीं होता, तीसरे शेल में f नहीं है, वो 4f है। तो 92 में ए ऑप्शन है। 93 में कहता है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे हरकत कर रहे हैं या यूं हरकत कर रहे हैं, y पे z पे जा रहे हैं, तो ये जो ओरिएंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो यहां पर 12 में सी ऑप्शन है, 93 में सी ऑप्शन है। 94 में कहते हैं कि द ऑर्डर ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। जरा देखें, किस ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे? जिसकी एनर्जी कम होगी। अब जरा देखें, एनर्जी कौन जाहिर करता है? हमारे पास दो क्वांटम नंबर हैं, वो एनर्जी को जाहिर करते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल, इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल n है। फिर होता है सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, इसको शेल, इसको सब शेल भी कहते हैं, ये L होता है। तो जब n प्लस L कर लेंगे, एनर्जी प्लस सब एनर्जी, बड़े नोट और छोटे छोटे नोट, तो ये मिला के सारी दौलत, तो एनर्जी प्लस सब एनर्जी, एनर्जी लेवल प्लस सब एनर्जी लेवल। तो जिसके लिए n प्लस L कम होगा उसकी एनर्जी कम है, उसको पहले फिल करें। तो ये आएगा हमारे पास सी ऑप्शन है। 94 में सी ऑप्शन। 95, अच्छा, ये जो आपके पुराने पेपर्स हैं, जरा सुन ले, पुराने पेपर्स हैं आपके अम्लिकेट के, तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किफायत केमिस्ट्री लेक्चर पे हल किए हैं, 22 साल के। वो चैप्टर वाइज हैं और टॉपिक वाइज हैं, उसको जरूर विजिट कर लें। और उसमें मैंने काफी ज्यादा ट्रिक्स जो हैं वो बताई हैं, चैप्टर्स भी मौजूद हैं, आप उसको जरूर चेक कर लें। ठीक है जी, किफायत केमिस्ट्री लेक्चर आप देख लेंगे, काफी ज्यादा चीजें आप इसमें सीख। और ये YouTube पे है। अच्छा जी, तो जरा आगे जाएं। ये फार्मूले से याद आया कि मतलब काफी ज्यादा इसके लिए फार्मूले हैं जो आप सीख सकते हैं और जरा जल्दी इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्बिटल इज फिल्ड आफ्टर 3p। देखिए, 3p जो होगा ये होगा 3 प्लस L की वैल्यू क्या है? sp, 0 और 1। 3 प्लस 1 जो है तो ये क्या आता है? 4। अच्छा, 3p के बाद एक 4s है, उसके लिए n प्लस L 4 प्लस 0 है, तो वो भी 4 है। लेकिन रूल ये कहता है जिसकी n वैल्यू कम है उसको पहले फिल करे, तो 3p पहले होगा, 4 इस बात में होगा। तो 14 में A ऑप्शन है, मतलब ये जो 95 है। 96 में कहता है कि in which orbital is an electron most likely to be found in the hydrogen ground state। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 1s में होगा, एक्साइटेड स्टेट में 1s से आगे होगा, 2s या जो भी आता है। 96 में ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। 96 में सी ऑप्शन है जी। उसके लिए हुंड्स रूल अप्लाई होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो याद रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसको कर लें, उसके मुताबिक फिल कर लें। लेकिन अगर n प्लस L सेम हो जाए तो फिर उसको फिल करें जिसकी n कम है। अब अगर n भी सेम है, L भी सेम है, n प्लस L भी सेम है, फिर हुंड कहता है जब ये एक एनर्जी के हैं तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रखेंगे, समझ के बात को, और सेम स्पिन के साथ रखेंगे। ठीक है जी। और अगर फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस मिलाएंगे तो पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन का कोई एक क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट हो। ठीक है जी, तो ये तमाम रूल्स हैं। अब हाइड्रोजन के लिए सिर्फ ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, 1s में जाएगा। और हीलियम के लिए ऑफ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन दोनों फॉलो होते हैं। और
हीलियम के बाद फिर लिथियम है, बेरिलियम है, यहां तक ऑफ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। लेकिन जब कार्बन आता है तो ऑफ प्रिंसिपल भी फॉलो होगा, पॉली एक्सक्लूजन भी फॉलो होगा और हुंड्स रूल भी फॉलो होगा। 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन से ऑनवर्ड सबके लिए तीनों रूल्स अप्लाई होते हैं। अच्छा 97, तो ये आ गया है ए, और फिर है 98। 98 में कहता है कि in which orbital is an electron most likely to be found in the hydrogen atom। ये हो गया 1s में। 98 में है कि of principle predicts that the orbital filled after 4s is 3d। 3d है, ठीक है जी, और ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है। 98 में ए ऑप्शन आ जाएगा। 99 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल सच दैट, क्या आएगा शाबाश, लोअर एनर्जी लेवल आर फिल्ड फर्स्ट, यानी ऑफ प्रिंसिपल को पहले फॉलो कर रहे हैं। 99 में सेकंड ऑप्शन है। 100 में कहता है कि हाउ आर ऑर्बिटल फिल्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, यानी लोवेस्ट n प्लस l वैल्यू, एनर्जी प्लस सब एनर्जी। तो 100 में सी ऑप्शन है। 101 में कहता है कि विच प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स इन द सेम एटम। तो ये आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये आएगा 101 में बी ऑप्शन है। 102 तो कहता है कि which rule explains why electron pair up only after each orbital in a subshell is singly occupied। तो ये रूल है हुंड्स रूल। मिसाल के तौर पे आप ऑक्सीजन ले लें, तो ऑक्सीजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये आती है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 2px 2py 2pz। चले इस तरह देखें, सब देखिए इधर, जरा मैं इसे सिंपल कर लूं, गौर से देखिएगा। ये न्यूक्लियस है, ये एनर्जी है, ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सब गौर से देखिए, एक एग्जांपल से सब कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। गर्मी है, आई नो दैट, लेकिन कोई मसला नहीं है, ग्रेजुअली आदी हो जाएंगे, ठीक था। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले किधर जाएगा, इधर आएगा, क्योंकि इसका n प्लस l क्या है, सबसे कम है, वो 1 है। 1 प्लस 0 इज 1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा, आपका प्रिंसिपल फॉलो होगा, इधर आएगा तो पॉली एक्सक्लूजन भी फॉलो होगा, अपोजिट स्पिन रखेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा सकता, n प्लस l फॉलो होगा, इधर आ जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन भी उधर नहीं जाएगा, इधर आएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब छठा जो है, हुंड कहता है सबकी एनर्जी सेम है। अब तक तो n प्लस l कम था, ज्यादा था, और भी ज्यादा, अब सबका बराबर है। तो हुंड कहता है ये और अलग अलग रखेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6 7, 8वां जो है वो पेयर अप कर लेंगे, बिकॉज अब पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि पेयर अप कर ले। समझ आ गई है इसकी? मैं जरा तेज जा रहा हूं इसलिए कि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन है 102। तो ये है हुंड्स रूल। 102 में सेकंड ऑप्शन है, और 103 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। ठीक है जी, all of the 4 quantum numbers cannot be alike, एक जैसे, for any 2 electron in an atom। लेकिन एक बात जरा और याद रखें, एग्जामिनर कभी उल्टे हैंड से ये पूछ लेगा, किसी एटम में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। सारे डिफरेंट का मतलब है कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में है, एक पहले शेल में है, एक तीसरे में है, अलग अलग सब शेल में है, एस में एक पी में है।
और अलग अलग ऑर्बिटल वैल्यू है, एक के लिए 0 वैल्यू, एक के लिए +1 है, अलग अलग स्पिन भी हो सकता है, सारे सेम नहीं हो सकते। तो 103 में आ जाएगा ए ऑप्शन। 104 कहता है कि द ऑस्मो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ये वही n+l को बताने का एक और अंदाज है, बिकॉज चीज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है और आप समझते हैं कि बस आपने इसको पढ़ा नहीं है, तो हर एंगल से इन फार्मूलों को पढ़े, स्पेशली ये छोटे छोटे फार्मूले। 104 में ए ऑप्शन है। 105 कहता है कि विच टाइप ऑफ ओवरलैप फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। यहां पर चंद जनरल बातें, जब पहली ओवरलैप होगी एटम की वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चाहे वो S ओवरलैप करे, P करे, D करे, जो भी करे, पहली ओवरलैप विल ऑलवेज रिजल्ट इन द सिग्मा बॉन्ड। अगर उसी एटम के साथ ये एटम है, इसी के साथ फिर दूसरी ओवरलैप होगी, तो चूंकि पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर है दरमियान में, तो वो जरा दूर रहते हैं, इसको फिर हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। चलिए इस पे बात हो जाए। तो ये है एंड टू एंड ओवरलैप, या इसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप। बी ऑप्शन है। 106 में पढ़िए, तो कहता है कि इन अ डबल बॉन्ड हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। सेकंड ऑप्शन है 107 पाई बॉन्ड्स आर। पाई बॉन्ड सिंपल है, पैरेलल ओवरलैप से ये बनते हैं। सी ऑप्शन है पैरेलल ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप। ठीक है जी, हेड ऑन ओवरलैप या एंड टू एंड ओवरलैप। 108 कहते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो जब ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हो तो फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनेगा, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यह है गो के p ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर पहले से सिग्मा बॉन्ड होगा तो फिर पाई बॉन्ड बनता है। सी ऑप्शन है। अच्छा एक मिनट, कहते हैं कि विच पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैप। अच्छा सही है, 108 की में बात सही है। What is the type of bond formed by the overlap of two unhybridized orbital? तो ये पाई बॉन्ड है, सेकंड ऑप्शन है। अच्छा सही है। 109 में कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट कार्बन विल यूज डैश हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द कार्बोनेट आयन। अब जरा सुने, एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन याद ना करें। इस फार्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। सुनिएगा, आपने एक एटम का स्टेरिक नंबर मालूम करना है। जरा पहले तो खामोश हो जाएं, ये जरा चंग पंग बंद कर लें, बिकॉज आपकी ये चंग पंग जो है इसको काउंटर करने के लिए मुझे तेज बोलना पड़ता है, फिर दिमाग साथ नहीं देता। हाँ, दैट्स गुड। स्टेरिक नंबर एटम का मालूम करें, और ये होगा किसी एटम के सिग्मा बॉन्ड और उसके ऊपर लॉन पेयर, या आप ये कहें कि उसके साथ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं और लॉन पेयर कितने हैं। तो चले मैं लिख लेता हूं, एक एटम ने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए हैं, सिग्मा बॉन्ड्स और लॉन पेयर। आसान सा फार्मूला है, जैसे देखिए इधर हजारों एग्जांपल आप इसे कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर जो होगा वो 2 आएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये एटम होगा sp हाइब्रिडाइज। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मिसाल के तौर पे 2 की एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कोई उसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये है। अच्छा, अगर आप स्टेरिक नंबर 3 की बात कर लें तो ये तो काफी सारे हैं। मिसाल के तौर पे इधर देखें, आपकी बुक में स्टेरिक नंबर 3 एक ये एग्जांपल है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है जी,
बोरान के कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3। तो बोरान sp2 हाइब्रिडाइज है। आपकी बुक में एक और जगह एग्जांपल है, इसी जगह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? और एक क्या है? लॉन पेयर, तो 2 + 1 = 3। सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज। रेजोनेंस में एक एग्जांपल दी गई है और वो है बेंजीन की, साथ साथ ओजोन में ये सेंट्रल ऑक्सीजन है। देखिए ओजोन में इस ऑक्सीजन पे एक लॉन पेयर है, याद है आपको? तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सारे एटम बोरान, सल्फर, ऑक्सीजन या इवन बेंजीन ले लें, तो बेंजीन में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एटम तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो हर एक एटम जिसका स्टेरिक नंबर 3 आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। सिंपल है। 4 में कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल आप ले ले H2O को, चले मैं इसको कर दूं साफ इसे। ये एक ही नशिस्त में हो जाए तो फिर बार बार हमें ड्रा नहीं करना पड़ेगा। अब अगर स्टेरिक नंबर 4 है, और जाहिर है डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, बड़ा जरूरी एरिया है, तो मिसाल के तौर पे कार्बन है, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4। कार्बन के अलावा भी कोई हो सकता है, ये एमोनियम आयन भी हो सकता है ना, इस तरह कि इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो। अब नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कोई भी हो सकता है। सल्फेट आयन हो सकता है, सल्फेट आयन को देख लें तो इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लॉन पेयर हो। लाइक एमोनिया को देखें, एमोनिया को 1 2 3 और 4, ये मुमकिन है कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लॉन पेयर हो। फॉर एग्जांपल आप H2O को देख ले, H2S को देख ले, और भी सारे हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है, स्टेरिक नंबर देखें और हाइब्रिडाइजेशन। अब ये पूछ रहा है कार्बोनेट आयन का, तो कार्बोनेट आयन ये है COO और फिर O। कार्बन कितना हाइब्रिडाइज है? कार्बन sp2, सिंपल है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर देख लिया करें। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का पूछे, फॉर्मल्डिहाइड का, तो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है जी। लाइक एसीटोन का पूछे फॉर एग्जांपल, हजारों एग्जांपल मुमकिन है, तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। चले जी, अब बाकी क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं 109 में। तो अच्छा जी, विच मॉलिक्यूल एक्सिबिट sp3 हाइब्रिडेशन? तो डी ऑप्शन है एमोनिया। 110 कहते कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट कार्बन विल यूज डैश हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द कार्बोनेट आयन। तो क्या आएगा? sp2 आएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन है 111। 111 में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन अकर इन मीथेन? ये मीथेन है, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सी ऑप्शन है। हाँ, ये डी प्रिंट में आ गया। ये एक्चुअली डी जो है, तो ये मेरे साथ DsP3 है, लेकिन कंप्यूटर ने डी को डी ऑप्शन कर दिया, DsP3 में लिखा था। अब इस पे लड़े नहीं, आप जानते हैं कि क्या है। सही है, जस्ट डोंट टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, ठीक है? समय उवेल है कुछ, बस समय उवेल है। चलें जी, तो आप जानते हैं सी और डी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डी वाज एक्चुअली, और आप ये भी जानते हैं कि पेपर में अगर इस तरह होगा तो सी इज एक्चुअली काउंटेड एज करेक्ट, जबकि आपको कोई कसूर नहीं होता, कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो आगे जाइए 112। तो व्हाट इज द टाइप या स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन एथाइलिन? ये है सिंपल इथाइलिन मॉलिक्यूल। इथीन भी है ना, इथीन इसका आयोपिक नाम है, इथाइलिन कॉमन नेम है।
जैसे इथाइन आर्टिक नेम है, एसिटाइलिन कॉमन नेम है। तो इसमें हाइब्रिडेशन है sp2 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगी 102 में, 112 में ए ऑप्शन है। 113 में कहते हैं मॉलिक्यूल आर आयन विथ सेंट्रल एटम हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। तो अगर ये हमारे पास सेंट्रल एटम है तो एक बॉन्ड पेयर यहां पे है, ये आउट ऑफ द बोर्ड है, ये इनटू द बोर्ड है, और एक लॉन पेयर है इधर, तो ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाएगा। कभी कभार इसको यूं लिखते हैं, कभी कभार वो लिखेगा कि MX3 मॉलिक्यूल है विद अ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो ये जो अल्फाज है इनके साथ यूज टू हो जाए। तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, बी ऑप्शन है। ट्राइगोनल होगा, प्लेनर नहीं होगा, बिकॉज जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रह सकता। लाइक ये देखें, मिसाल के तौर पे मेरा हाथ सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बनाया और तीसरा बना दिया, तो अगर तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं तीनों, तो ये फिर आप देख रहे प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। समझ के बात को। लेकिन अगर एक लॉन पेयर आ जाएगा इधर, तो लॉन पेयर ज्यादा जगह ऑक्युपाई करता है। आप कहते हैं लॉन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज्यादा है, तो ये रिपेल होगा, ये रिपेल होगा और ये, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल आएगा वो इस तरह आ जाता है। ट्राइगोनल है अब भी, लेकिन पिरामिडल है। एक एटम इधर सेंट्रल, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम, इधर लॉन पेयर होगा। क्लियर है? ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अच्छा जी, तो आगे जाइएगा। क्वेश्चन 114 है, कहते हैं कि द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन है ये। तो ये भी इसी तरह होगा। फर्क क्या है कि इधर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आउट ऑफ द बोर्ड हाइड्रोजन और इनटू द बोर्ड हाइड्रोजन, ये लॉन पेयर है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोनियम आयन भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। हाइड्रोनियम आयन H3O। चलिए ये बताएं मिथाइल कैटायन का क्या शेप होगा अगर इस तरह आ जाए? इसका शेप क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन नहीं, प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर तो कोई भी हो सकता है, तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए जनाब, तो 114 में बस खत्म हो रहे हैं। 114 में डी ऑप्शन है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, फिर 115, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ CH2Cl2? जरा इसका ख्याल रखें, आपका पेपर जिधर बनेगा तो उधर केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर नहीं यूज होते, MS वर्ड यूज होता है, और उसमें जरूरी नहीं है कि आपको बाकायदा स्ट्रक्चर दे दिए जाए। तो आप पहले से आदी हो जाएं कि जरूरी नहीं है कि इस तरह हो। कॉमन नेम इसका है मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा इस तरह आएगा आपके पास। अब भी आप जानते हैं कि ये है टेट्राहेड्रल है। समझ के बात को। मिथाइल क्लोराइड भी टेट्राहेड्रल है, मीथेन इसके डिराइवेटिव सारे टेट्राहेड्रल है। समझ के बात को। एसिटाइलिन और इसके डिराइवेटिव सारे क्या होंगे? लीनियर होंगे, बिकॉज एसिटाइलिन लीनियर है। अगर आपने इस एसिटाइलिन का मिसाल के तौर पे ये हटा दें, क्लोरीन लगाएं, ये हटाएं, क्लोरीन लगाएं, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल आएगा। तो ये सोचे कि कहां से ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, which molecule has one pair of non-bonding electron on the central atom? अच्छा, जरा इसका तरीका सीख लें कि आप कैसे, आपको पता चलेगा। सुने जरा, आपने याद नहीं करना। ये कहते हैं कि which molecule has one pair of non-bonding electron on the central atom? गौर से देखें, सेंट्रल एटम पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में है, इसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक छोटी सी बात याद रखें, जिस पीरियड में एलिमेंट होगा
उस एलिमेंट में उतने ही शेल्स होंगे, और जिस ग्रुप में होगा उतने ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो PCl3 सही है। फास्फोरस 5वें ग्रुप में है, फास्फोरस 5वें ग्रुप में है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्लोरीन और फिर दूसरा शेयर किया इस क्लोरीन के साथ, तीसरा शेयर किया क्लोरीन के साथ, तो इसके पास रह गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन से 3 शेयर हुए तो 2 रह गए, तो एक लॉन पेयर है। ए ऑप्शन है। और कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड इसने बना दिए हैं। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कोई लॉन पेयर नहीं है। 117। हाँ, कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप करेस्पॉन्ड्स टू अ मॉलिक्यूल विथ 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर। जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो लीनियर शेप आएगा, यानी सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड पेयर और दूसरा, तो बॉन्ड एंगल 180 का और लीनियर शेप होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिंगल बॉन्ड्स हैं कि दोनों डबल बॉन्ड्स हैं कि नहीं, एक सिंगल है एक डबल है, एक सिंगल है एक ट्रिपल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो ये ए ऑप्शन है 118। कहता है कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। 120 का, यानी इस तरह है सेंट्रल एटम और यहां से एंगल कितना है, यहां तक 360 का है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 120 का। सही है ये। तो ये आएगा बी ऑप्शन 119 में। कहता है कि द शेप ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन आप इस तरह सोचें कि ये नाइट्रोजन का ग्रुप है तो NH3 भी होगा और इसके अलावा PH3 भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक है जी, NH3 PH3 या इसी ग्रुप में आर्सेनिक भी है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन है कि फास्फोरस के साथ क्लोरीन है। कुछ समझ के बात को, ये NH3 है कि ना NF3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज सेंट्रल एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर बॉन्ड पेयर, मॉलिक्यूलर शेप इज लीनियर। सेंट्रल एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और दे आर बॉन्ड पेयर, तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। 3 बॉन्ड पेयर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उसमें 2 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है, मॉलिक्यूल क्या होगा, बैंड होगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टेट्राहेड्रल होगा। 4 इलेक्ट्रॉन में से एक लॉन पेयर है तो फिर ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 लॉन पेयर है तो फिर भी बैंड होगा। समझ की बात को, तो आपने इस तरह याद रखना है। अच्छा जी, तो ये आ गया है 119 में, सी ऑप्शन है। कहते हैं कि द शेप ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल तो ट्राइगोनल पिरामिडल है। 120 में कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखें, ये याद रखें कि अगर लॉन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लाइक ये देखें, मीथेन में बॉन्ड एंगल जो होगा, मीथेन में ये बॉन्ड एंगल होता है 10.5। अगर एक लॉन पेयर आ जाए, एमोनिया बना, ये एंगल हो जाएगा 107। और अगर 2 लॉन पेयर हो गए, पानी बना, तो एक लॉन पेयर ये एक ये, तो ये 104। ग्रेटर द नंबर ऑफ लॉन पेयर, लेस विल बी द बॉन्ड एंगल, लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो 120 में डी ऑप्शन है। सुन रहा हूं, 119 में 119 है। हाँ, 119 में कहते हैं कि द शेप ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। गोरा दल तक फरमाई का ना 6
द शेप ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल, पूरा एमोनिया मॉलिक्यूल ये इस तरह होगा, नाइट्रोजन है तो एक बॉन्ड बना, ये आउट ऑफ द बोर्ड बॉन्ड बना और ये इनटू द बोर्ड बॉन्ड बना। क्यों? यहां पर लॉन पेयर है, तो ये बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल, एक ऐसा पिरामिड है इजिप्शियन पिरामिड के जो कि ट्राइगोनल है। प्लेनर तो तब होगा जब सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर होंगे, लाइक ये, तो ये प्लेन में रह जाएगा। सही है ये। अच्छा जी, 120 हो गया। 121 तो कहते हैं कि द ज्योमेट्री ऑफ BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये है बी ऑप्शन। और 122 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट। याद रखें जिसके वेक्टर सम 0 के बराबर हो जाएं, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जमा कर लें। मिसाल के तौर पे इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। क्यों? लाइक ये देखें, ये बोरान पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस साइड का डायपोल मोमेंट ये होगा और इस साइड का डायपोल मोमेंट ये आएगा, इसका ये आएगा। अब हेड टू टेल रूल से जमा करें तो ये डायपोल मोमेंट है इस तरह, फिर इसका टेल इधर कोइंसाइड कर लें तो ये आएगा, फिर आखिरी डायपोल मोमेंट वेक्टर ये बनता है। तो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट क्या हो गया है, रिजल्टेंट 0 है। लेकिन एमोनिया का नहीं आता, बिकॉज एमोनिया का इस साइड का डायपोल मोमेंट ये है, इस साइड का ये है, इस बॉन्ड का ये बनता है। तीनों वेक्टर ये इसके ऊपर रखें, ये इसके ऊपर रखें, तो एमोनिया मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में पोलर है। आगे जाइए, तो यहां पर आंसर है CCl4 और CO2। पढ़ रहा हूं, 1 मिनट। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट, CO2 एंड BF3। ये भी सही है, NH3 पोलर है और SO3 0 है, BF3 भी 0 है, और यहां पर A और C सही आते हैं। आपने सीखना है कि लड़ना है। खबर खत्म मखज़ब। चले BF3 नहीं है, NH3 है, तो बस सही हो जाएगा। बस आपको समझ आ गई है। ये है 122(3). कहते डायपोल मोमेंट इज मेजर्ड यूजिंग। अच्छा, डायपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक कंडेंसर के थ्रू, या इसको डायपोल मीटर भी कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन है। 124 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो 1 एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड बिटवीन एटम्स, लेकिन हमारा मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, तो दैट इज बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल। बी ऑप्शन है। अच्छा, 125 में कहते कि द बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखें, बॉन्ड एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। पोलैरिटी ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड लेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, शॉर्टर बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो अब पढ़ें, तो कहते हैं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मींस बॉन्ड स्ट्रांग है। बॉन्ड तब स्ट्रांग होगा जब शॉर्ट होगा और पोलर होगा, तो इस तरह की बात है। तो 125 में सेकेंड ऑप्शन। 126 में कंपेयरिंग द थर्मल स्टेबिलिटी। ये कंप्लीट हो जाए तो आ रहा हूं आपके क्वेश्चन की जानब। आखिरी क्वेश्चन कहते हैं कि कंपेयरिंग द थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, द करेक्ट ऑर्डर इज। देखें, सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है और एक पाई है, ठीक है जी, तो हम दोनों को तोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। और ट्रिपल बॉन्ड जो है तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, तो लिहाजा बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो ये है 126 में डी ऑप्शन करेक्ट है।